नमस्कार। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी मेढक राज और नाग। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राज्य था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पासी अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हों तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। ये सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं तक उसका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूं उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों ना इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेढकों को सुरंग के रास्ते जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रहने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयाने और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वो खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद
नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं, खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, तू अब खाने का इंतजाम कर, वरना। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मिटकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मिटकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मिटकी से छुटकारा मिला, नई जवान मिटकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मिटकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना कहाँ है? गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूं, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भोली लड़की। गांव के एक छोटे से घर में सुधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुधा के पिता किसान थे। उनके पास एक खेत था जिसमें वे खेती किया करते थे। सुधा गांव के बच्चों को पढ़ाती थी जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। इधर गांव में कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी जिससे फसलें नष्ट हो जाती थी, कभी कभी तो भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। ऐसे में सुधा अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहती थी। इधर उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सुधा की एक सहेली थी सपना। वह अच्छे संपन्न परिवार से थी। उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। एक बार सपना छुट्टियों में गांव आई। सुधा, तू इतनी परेशानी उठा रही है, तू मेरे साथ शहर चल, वहां तुझे मैं नौकरी दिलवा दूंगी, मजे से रहना, घर भी पैसे भेज देना। सुधा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। बात उसे समझ में आ रही थी। वैसे भी वह दिन रात परेशान रहती थी कि अपने परिवार की मदद कैसे करे। सुधा बोली, ठीक है, मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ। इस पर सपना ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं अपने पापा से कह दूंगी, वे चाचा से बात कर लेंगे। तू मेरे साथ रहेगी तो किसी को तेरी फिक्र भी नहीं होगी। उसी दिन शाम को सुधा ने बात की, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। सुधा बोली, पिताजी, कब तक यहाँ भूखे मरते रहेंगे? यहाँ कुछ नहीं रखा है, मुझे जाने दीजिए। अगर अच्छी सी नौकरी लग गई तो मैं आपको भी बुला लूंगी। पिताजी बोले, नहीं नहीं, अब हम तेरी कमाई पर जिंदा रहेंगे क्या? ये सुनकर सुधा ने कहा, इसमें मेरी कमाई की बात कहाँ से आ गई? कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं तो आप भी कुछ काम शुरू कर लेना। वहाँ छोटी सी रेहड़ी पर सामान बेचकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ ही देर में सपना के पापा भी आ गए। वे पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। उन्होंने सुधा के माता पिता को समझाया तो वे सुधा को शहर भेजने के लिए राजी हो गए। एक सप्ताह बाद दोनों सहेलियां शहर आ गई। सुधा ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे जिससे कुछ दिन काम चल गया। इसी बीच सुधा को एक नौकरी मिल गई। वह ऑफिस जाने लगी। पढ़ी लिखी तो वह थी, लेकिन शहर के तौर तरीके उसे नहीं आते थे, इसलिए वो हमेशा चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। सुधा का ऑफिस और घर, जिसमें सुधा सपना के साथ रहती थी, बहुत दूर था। बस से जाने आने में उसे 2 घंटे लग जाते थे। शाम को ऑफिस से निकलकर घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रात को आवारा लड़के इधर उधर घूमते थे, जिनसे बचते बचाते वह घर पहुंचती थी। एक दिन सुधा ऑफिस के बाद बस स्टैंड की ओर जा रही थी। तभी पीछे से एक बाइक पर महेश उसके पास आकर रुका। महेश उसके ही ऑफिस में काम करता था और कभी कभी काम में सुधा की मदद भी कर दिया करता था। वो बोला, सुधा, घर जा रही हो, लेकिन आज तो बसों की हड़ताल है। दोपहर को यहाँ बस से किसी का एक्सीडेंट हो गया था,
पब्लिक ने बस फूंक दी। तब से सारे बस वाले हड़ताल पर चले गए हैं। ये सुनकर सुधा डर गई। अब वह घर कैसे जाएगी? वो इधर उधर ऑटो ढूंढने लगी, लेकिन जो भी ऑटो आ रहा था वह पहले से भरा हुआ था। तब महेश ने कहा, सुधा बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस ना होने के कारण ऑटो पहले से ही भरे आ रहे हैं। सुधा डरते डरते महेश की बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। सुधा ने महेश से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। महेश बोला, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और रोज इसी रास्ते से आता जाता हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मेरे साथ चला करो। जाना तो हमें एक ही जगह है, फिर बसों में धक्के खाने का क्या फायदा? सुधा झेपते हुए बोली, नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारा आत्मसम्मान आड़े आ रहा है तो कभी कभी बाइक में पेट्रोल भरवा देना या कभी कभी चाय पिला देना। फिर उसने सीरियस होते हुए कहा, देखो सुबह की तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को यहाँ गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। अनजान शहर हो, तुम अकेली हो, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। सुधा हाँ कर देती है और मुड़कर अपने फ्लैट की ओर चल देती है। रात को सुधा सपना को सारी बातें बताती है तो सपना कहती है, सुधा अपने गांव की सोच से बाहर निकल, दुनिया देख, अच्छा खासा दोस्त मिल रहा है। शहर में ये सब आम बात है, यहाँ कोई टोकने थोड़े आ रहा है। अगले दिन से सुधा महेश के साथ ऑफिस जाने लगी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ऑफिस से निकलकर दोनों इधर उधर घूमते, साथ में कॉफी पीते, बातें करते। फिर मैं सुधा को घर छोड़ देता था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक दिन सुधा जब घर पहुंची तो देखा उसके पिताजी बैठे थे। अरे पिताजी, आप कब आए? पिताजी बोले, बस बेटा, तुझे बहुत समय से देखा नहीं था इसलिए चला आया। कैसी है तू और इतनी देर से घर आती है? सुधा को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वो बोली, बाबा, शहर में ऐसा ही होता है, नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है, आते आते रात हो जाती है। पिताजी ने चिंता जताते हुए कहा, बेटा देख ले, नहीं तो घर चल, वहां भी तो खर्चा चल ही रहा था। तुझे परेशान देखकर बहुत तकलीफ होती है। तेरी माँ भी बहुत परेशान रहती है। ये सुनकर सुधा सकपका गई और बोली, नहीं पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं मजे में हूं। यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने काफी पैसे जोड़ भी लिए हैं। कल मैं बैंक से निकाल कर आपको दे दूंगी, आप ले जाना। ये सुनकर उसके पिताजी बोले, नहीं बेटा, हम तेरी कमाई कैसे ले सकते हैं, तू अपने पास ही रख, पर जब भी तू परेशान हो घर आ जाना। अगले दिन सुबह होते ही उसके पिता गांव चले गए। उस दिन सुधा को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, क्योंकि वह महेश के प्यार में पड़ चुकी थी और गांव में ये सब बहुत बुरा माना जाता है। महेश उसे लेने आया तो वह उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में उसने सारी बात बता दी। वो महेश से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। ये सुनकर महेश हंसने लगा और बोला, पगली, बस इतनी सी बात में इतना डरने की क्या बात है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते। मैं कुछ दिनों में गांव जाकर तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगा। सुधा बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, पहले मौका देखकर मैं बात करूंगी। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था। महेश के साथ रहते रहते सुधा के तौर तरीके बदल गए थे। अब वह गांव की भोली सी लड़की नहीं, शहर की तेज तर्राक लड़की बन चुकी थी। सुधा ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। इस बार उसने सोचा, क्यों ना दिवाली पर माँ पिताजी से मिलाऊं। वो ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव के लिए निकल गई। माँ पिताजी के लिए उसने कपड़े खरीदे, शहर से बढ़िया सी मिठाई ली और गांव पहुंच गई।
अचानक बेटी को देखकर सुधा की माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों माँ बेटी घंटों बातें करती रही। फिर उसकी माँ उसकी पसंद का खाना बनाने चली गई। शाम तक उसके पिताजी भी खेत से आ गए थे। सुधा को देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे सुधा उनसे बात कर रही थी, उन्हें एहसास हो रहा था कि ये वो सुधा नहीं जो गांव से शहर गई थी। अब वो केवल पैसों की बातें करती थी, शहर की चमक दमक की बातें करती थी। उसे अब उसके माता पिता बेकार नजर आ रहे थे। सुधा के पिता उसकी बातों को सुनकर असहज महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद दिवाली थी। सबने मिलकर दिवाली मनाई, लेकिन सुधा के पिता अपनी बेटी के व्यवहार से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अब वह उनकी बेटी नहीं रही। दिवाली के अगले दिन सुधा अपनी माँ के साथ बैठी थी। माँ, कल मैं चली जाऊंगी, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। आपसे एक बात करनी थी। माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आप पिताजी से बात कर लीजिए। बेटी, ये तू क्या कह रही है? तेरे पिताजी सुनेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये सुनकर सुधा बोली, माँ, ये सत्य है, आप दोनों को मानना ही पड़ेगा। अब मैं किसी गांव के लड़के से शादी करके यहाँ तो रह नहीं सकती। आप मान जाओ तो अच्छा है, वरना शादी तो हम वैसे भी कर लेंगे। अपनी बेटी अब पराई सी लगने लगी थी। शाम को सुधा की माँ ने उसके पिता को सारी बात बता दी। ये सुनकर पिताजी बहुत गुस्सा हुए। इसी दिन के लिए मैंने तुझे शहर भेजा था कि तू हमारी नाक कटवा दे। ये रिश्ता नहीं हो सकता, और ना तुझे अब शहर जाने की जरूरत है। मैं कोई ढंग का लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। सुधा बोली, देखिए पिताजी, मैं शादी करूंगी तो महेश से ही करूंगी। मैं आपको शादी का निमंत्रण भेज दूंगी, मन करे तो आशीर्वाद देने आ जाना। सुधा की बात सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुधा की माँ ने कहा, सुनो जी, अभी आप गुस्से में हैं, वो भी उल्टे जवाब दे रही है, सुबह बात कर लेंगे। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सुबह जब दोनों उठे तो देखा सुधा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है। उसमें लिखा था, पिताजी, मैं इस गांव और यहाँ के दकियानूसी विचारों को छोड़कर जा रही हूँ। शादी का कार्ड भिजवा दूंगी, आपका मन हो तो आ जाना और आशीर्वाद दे देना। सुधा को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो शहर पहुंच गई। अगले दिन सुबह वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। उसे आज महेश को सारी बातें बतानी थी। वो महेश का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया, ना ही सुधा का फोन उठा रहा था। सुधा ऑफिस पहुंची तो भी महेश ने उससे बात नहीं की। वो बहुत परेशान थी। लंच में उसने महेश को रोक लिया। क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? महेश बोला, सुधा, अब मेरे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। मैंने शादी का फैसला कर लिया है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनकर सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों शादी करने वाले थे। महेश ने कहा, मैंने अपने पापा से बात की थी, लेकिन वो नहीं माने, और मेरा जिस जगह रिश्ता पक्का किया है वे करोड़पति हैं, उनकी इकलौती लड़की है। मैं तो इस ऑफिस से रिजाइन दे रहा हूँ। शादी के बाद मुझे ही उनका सारा बिजनेस संभालना है, और तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलता? हम दोनों जिंदगी भर इसी ऑफिस में घिसते रहते, एक एक चीज के लिए तरसते रहते। हो सके तो मुझे भूल जाओ। सुधा वहां से उठकर सीधे अपने बॉस के केबिन में गई और बोली, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाफ डे चाहिए। उसके बॉस ने उसे छुट्टी दे दी। वह अपना बैग उठाकर ऑटो लेकर अपने फ्लैट पर आ गई। आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे साथ ठीक ही हुआ, मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया, बदले में मुझे तो धोखा मिलना ही था। अब किस मुंह से गांव जाऊं? मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं। शाम को उसने सपना को सारी बात बता दी। सपना समझ गई कि परिस्थिति बहुत नाजुक है, सुधा कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उसने कहा, माता पिता
आखिर माता पिता ही होते हैं, वे तुझे माफ कर देंगे। कल सुबह हम दोनों गांव चलेंगे। सुधा मना करती रही, लेकिन सपना उसे लेकर गांव पहुंच गई। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सुधा सपना के साथ अपने घर पहुंची। आंगन में उसके माता पिता एक चारपाई पर बैठे थे। सुधा जाते ही अपने पिता के पैरों पर गिर गई। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके सपनों को तोड़ा, आपको धोखा दिया। उससे बड़ा धोखा मुझे भी मिला। अब मैं कभी शहर नहीं जाऊंगी। जहां आप मेरी शादी करेंगे मैं कर लूंगी। सुधा के पिता ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, सब भूल जा, जो बीत गया उस पर पछतावा करने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इस तरह गांव की भोली लड़की अपने घर वापस आ गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी तीसरी छींक। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम बुधवा था। बुधवा 70 साल का हो गया था, पर वह अभी तक खूब हट्टा कट्टा था। शरीर के हिसाब से ही उसकी बुद्धि भी मोटी थी। यूं तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। उसके बेटे और बहुओं को ये बात बहुत अखरती थी। वे सब चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। बुधवा के बेटे और बहुएं बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? ये खूसट बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। बुधवा ने यह बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी ही बाकी होगी। बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होता काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे भी कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास जा पहुंचा। उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें अपने आने का कारण बताया। पंडित जी देर तक उसे ध्यान से देखते रहे, फिर बोले, बुधवा, तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान रहकर मजे से गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी ही डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे। लेकिन बुधवा अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो पंडित जी ने पत्रा संभाला। देर तक हिसाब किताब लगाकर बोले, 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे बुधवा? 3 बार छींकने के बाद? बुधवा ने घबरा कर पूछा। हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। जो हर महीने 1 बार छींक आए तो? बुधवा ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में 1 बार ही छींक आए तो? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। और 5 साल में 1 बार ही छींक आए तो? तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और 50 साल में 1 बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। बुधवा को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सोचता सोचता वह अपने घर लौटा। उसने देखा बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वहां भूसे का टोकरा भरा तो धूलगर्द उसके नथनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसे नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने के बजाय और बढ़ गई। वो घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने को खूब संभाला, पर छींक
रोके ना रुकी, आग छींक, अचानक गोली सी छूटी। ये पहली चीख थी। बुधवा पछताने लगा। हाय राम, 50 साल की पहली चीख, पहले ही दिन आधमकी। अब जिंदा रहना है तो चीख का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई है सिर्फ 2 चीखें। ये सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बुधवा ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने के काम से अपने को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर छींक न आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वो घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही सारे अवरोध उसी प्रकार तोड़ डाले जैसे बाढ़ का रुका पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़ कर धमाके के साथ फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली। आछी। ये दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया। ये सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है। भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह न की। तभी बहुओं ने उससे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती है। विवशता के कारण वो अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं। वो फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां खिड़की न थी जो ताजी हवा भीतर आ जाती। ढेर सारी धूल गर्द वहां उड़ रही थी। यूं तो वहां सांस लेना दूभर था, पर आटे में मिलावट ना हो जाए इसलिए वो वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ ना हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने आछी का गोला दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक मानो मौत की घंटी। हाय, मैं मर गया कहकर बुधवा खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके हाथ से नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम घूम कर सूंघा और बारी बारी से एक टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे कि बुधवा गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत,
काश मैं जिंदा होता, तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास कैसे फटकते। कुत्ते एक बार को ठिठके, फिर उन्होंने बुधवा के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। बुधवा पड़ा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहां से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहां क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूं। बुधवा ने लेटे लेटे कहा। अच्छा, तो तुम मर गए हो? हाँ हाँ, मैं मर गया हूं। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? भैया, तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरे आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूं तो अब क्या कर सकता हूं? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहां से भगा दो। ठीक है, भगाए देता हूं। ये कहकर चक्की के मालिक ने डंडे मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। फिर बुधवा से बोला, लो, तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और किए देता हूं। ये कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 बार जोरदार डंडे बुधवा की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही बुधवा बिजली की सी फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब बुधवा आटे का बोरा कंधे पर लाद कर खुशी खुशी से अपने घर आया। वो अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक आने के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है। वह अभी तक भी नहीं मरा है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, कोई नहीं है अपना। मोनू बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। तभी उसने नीचे देखा, एक सांप पेड़ के नीचे बने बिल से निकल रहा था। वह शिकार की तलाश में था। तभी मोनू को शरारत सूझी। उसने पेड़ की डाल को अपनी पूंछ से लपेटा और नीचे लटका दिया। फिर वह सांप से बोला, क्या हुआ भाई, आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? सांप ने फन उठाकर देखा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वह भूखा था, ऊपर से बंदर उसका मजाक उड़ा रहा था। सांप बोला, एक बार नीचे आ, मेरे जहर से बच नहीं पाएगा। मोनू बंदर ने दांत दिखाकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे मंगलू भाई, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा था। लेकिन चलो, तुम अपने लिए खाना ढूंढो, देखो कोई चूहा मिल जाए। मैं तो चला। मंगलू सांप के मन में लालच आ गया। वो बोला, अरे नहीं मोनू भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ ना, कैसे मेरा फायदा हो सकता है? मोनू ने कहना शुरू किया, भाई कब तक शिकार की तलाश में भागते रहोगे? मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने बिल में रहते हुए रोज दूध पीने को मिल जाएगा। मंगलू सोच में डूब गया, कितना अच्छा हो कि कहीं जाना भी ना पड़े और दूध पीने को भी मिल जाए। मोनू ने उसे देखा और बोला, क्या सोच रहे हो मंगलू भाई, मेरी बात माननी है या मैं चलूं? मंगलू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे भाई, सपने दिखाकर कहाँ भागे जा रहे हो? बताओ ये सब कैसे होगा? मोनू ने बताते हुए कहा, देखो, मैं गांव में अफवाह फैला दूंगा कि मंगलू को नागमणि मिल गई है। अगर वह नागमणि किसी के सिर पर रख दे तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी
और वो कभी नहीं मरेगा, लेकिन वो नागमणि उसी के सर पर रखेगा जो उसे खुश करेगा। बस अब तुम ध्यान से सुनो, मैं कहीं से मणि जैसा दिखने वाला एक कांच का टुकड़ा ले आऊंगा। उसे तुम दूर से सबको दिखा देना। फिर जो तुम जानवरों से मांगोगे वो तुम्हें ला कर देंगे। तुम अपने लिए दूध मांग लेना और मेरे लिए फल मांग लेना। मंगलू यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन बाद मेरी पोल खुल गई तो क्या होगा? ये सुनकर बंदर हंसने लगा और बोला, भाई, गांव के कुछ नई उम्र के जानवरों के सिर पर तुम यह मणि रख देना। उनकी उम्र तो पहले ही काफी होगी। बाद में जो बुजुर्ग होंगे वो मर जाएंगे। इससे सबको लगेगा कि मणि का असर हो गया है। अगले दिन मोनू बंदर एक कांच का टुकड़ा लाकर मंगलू को दे देता है और सारे जंगल में खबर फैला देता है। अब तो मंगलू और मोनू दोनों के मजे आ जाते हैं। दोनों को खुश करने के लिए जानवर तरह तरह का खाना, दूध सब दे जाते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। मंगलू बहुत घमंड में आ जाता है। वो कुछ नए जानवरों के सिर पर मणि रख देता है। एक दिन गांव में हाथी और शेर बात करते हैं। शेर कहता है, भाई, मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूं। अब मुझसे शिकार नहीं होता। मैं मंगलू के पास गया था, लेकिन उसने मणि मेरे सिर पर रखने से मना कर दिया। ये सुनकर हाथी ने भी अपनी सूंड उठा दी और कहा, भाई, मैं भी गया था, लेकिन उसने मुझे भी भगा दिया। हमें उससे वह मणि छीननी होगी। ये सुनकर शेर बोला, लेकिन उसे बिल से बाहर कैसे निकालेंगे? हाथी ने शेर को एक तरकीब बताई और बोला, एक बर्तन में दूध भरकर उसके बिल से कुछ दूर पर रख देना और मैं उसे आवाज दे दूंगा। जब वह बाहर आएगा तो मैं अपने पैर से उसका सिर कुचल दूंगा। वो मर जाएगा और हमें मणि मिल जाएगी। शेर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तुम सांप को ठिकाने लगा देना और मैं उस बंदर के बच्चे का शिकार करूंगा। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। हाथी ने बिल के पास जाकर आवाज दी, मंगलू भाई, मैं आपके लिए ताजा दूध लाया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। मंगलू खुशी खुशी बाहर आकर दूध के कटोरे की ओर बढ़ने लगा। तभी हाथी उसका सिर पैर से कुचलने लगा। धूप के कारण हाथी की परछाई मंगलू ने देख ली। वो एक तरफ हो गया। मंगलू बोला, भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? ये सुनकर शेर जोर से दहाड़ा, बड़ा घमंड है ना तुझे? अब देख, तुझे मार कर तेरी मणि हम ले लेंगे। मंगलू शेर के पैरों में जाकर लेट गया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये कोई मणि नहीं है, ये तो एक कांच का टुकड़ा है। इस मोनू ने मुझे याद दिया था और मंगलू ने सारी बात बता दी। इधर हाथी ने गुस्से में अपनी सूंड से मोनू को लपेट लिया। मोनू को लगा कि वह मर जाएगा। उसने मंगलू से कहा, भाई, जल्दी से हाथी को काट लो जिससे मैं बच जाऊं। मंगलू बोला, भाई, इससे पहले हाथी मुझे अपने पैरों से कुचल दे, मैं तो जा रहा हूं। मोनू समझ चुका था कि अब मंगलू उसके कहने में नहीं आएगा। वो बोला, हाथी भाई, मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेर ने कहा, सुन बे बंदर, भाग जा इस जंगल से। यहाँ के जानवरों को भड़का रहा है। आज के बाद तू इस जंगल में दिखा तो तुझे मारकर खा जाऊंगा। हाथी ने मोनू को छोड़ दिया और वह दुम दबाकर जंगल से भागने लगा। भागते भागते वह बोला, भाई मंगलू, बड़ी जल्दी रंग बदल लिया। अपना कोई नहीं है इस जंगल में, मैं तो चला शहर की ओर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी कोई नहीं है अपना।